अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.bk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, खाना शाना खा चुके होंगे। ठीक है जी, हम लोग जो है ना वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक बहुत कम बच्चे ऑनलाइन हैं। चलें आ जाते हैं बच्चे। हम लोगों ने बच्चों आज अपना जो चैप्टर है होम्योस्टैसिस का वो कंप्लीट कर देना है, ताकि एक और चैप्टर जो है ना वो हमारे सरों से उतर जाए, एंड हो जाए। Walaikum Salam sir, what about you sir? We also welcome you. Thank you students, I am fine. So students, I am going to study you about thermoregulation in mammals. ठीक है सर, ऑनलाइन सारे हैं, लाइव थोड़े हैं। अच्छा जी, इनको भी सीधा कर लेते हैं, इनके मसाइल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है सर, एफएलपी में बेटे एफएलपी का सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज हमने स्टडी करना है थर्मोरेगुलेशन, यानी हमने ये देखना है कि टेम्परेचर की रेगुलेशंस मैमल्स के अंदर कैसे होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पंखे थोड़े हो गए हैं, लगता है पंखे मंगवाने पड़ेंगे। लें जी, और जो लास्ट टाइम जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ा था उसके साथ किडनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है वो आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है सर, अकेले अकेले क्या खा रहे हैं बेटे? मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, बल्कि मुझे तो भूख भी बड़ी लगी हुई है। चलें जी, सो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स आज हमारा टॉपिक होगा। किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई इनमें से प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। ठीक है, वैसे ओवरऑल बता देता हूँ छोटा मोटा। किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह की हैं। उनमें पहली जो है ना वो आपको पता है किडनी स्टोन्स होते हैं, और दूसरा जो है ना किडनी फेलियर कंप्लीट। अभी जो स्टोन्स होते हैं इनका इलाज और इनकी वजूहात और इनके सिम्टम्स आप याद करेंगे, और फेलियर की भी आप लोग वजूहात, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट याद करेंगे। ठीक है, यानी वो क्यों पैदा हुए, उनकी सिम्टम्स क्या हैं और उनको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। साथ ही आपने फेलियर भी याद करना है। इसमें एक की पॉइंट ये है कि स्टोन्स एज सच कोई बीमारी नहीं है। स्टोन्स जिस बीमारी में पैदा होता है उन बीमारियों के नाम हाइपर कैल्शीमिया और हाइपर ऑक्सिलरी हैं। ये दो कंडीशन है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इन दो मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर साल्ट बनने का ख़तरा ज़्यादा होता है और साल्ट के स्टोन बनने का ख़तरा ज़्यादा होता है। कैसे? कैल्शीमिया से कैल्शियम के जो आयंस की कंसंट्रेशन है ब्लड में बढ़ती चली जाएगी, ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन हाइपर ऑक्सिलेरिया से बढ़ेगी। सो जब इनको मौका मिलेगा ये आपस में मिलके कैल्शियम ऑक्सिलेट बना देंगे। अगर ये दोनों पहले ही ब्लड में ज़्यादा हैं सो कैल्शियम ऑक्सिलेट पैदा होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सिलेट का चांस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टोन्स पैदा होंगे। जब वो साल्ट्स प्रेसिपिटेट होंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार करेंगे। बाकी आपको पता ही है सिम्टम्स क्या होती हैं। फेलियर आपको पता है तब होती जब किडनी काम नहीं ठीक करती। काम कब नहीं ठीक करती? जब ग्लोमेरुलस का हिस्सा फेल हो जाए, जो फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, उसके इलाज में भी फिर आप लोगों ने स्टोन्स के इलाज और फेलियर के इलाज भी पढ़ना है। स्टोन्स के इलाज में पानी पीना, लिथोट्रिप्सी और ऑपरेशन यानी सर्जरी। इसके अलावा फेलियर के भी दो इलाज हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये आपने रीड करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बस एक चीज़ आप डायलिसिस के हवाले से याद रखें, डायलिसिस के अंदर जो आपका डायलिसिस का जो डायलाइज़र होगा, दैट डायलाइज़र विल हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। बेटे ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होंगी, ये वाली, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ से अगर आप इसमें ब्लड भेजते हैं तो ब्लड क्या होगा? ब्लड यहाँ पे आएगा ना, दिस इज़ द ब्लड।
और मेम्ब्रेन के अंदर आपने डायलिसिस फ्लूइड रखा होगा। ये ब्लड और फ्लूइड मिक्स नहीं होंगे, बीच में मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है जी, मेम्ब्रेन। तो ब्लड जब पास हो रहा होगा यहाँ से, ब्लड की अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फ्लूइड में एंटर हो जाएंगे। दूसरी साइड से जो ब्लड बाहर जाएगा, दैट ब्लड विल बी नीट एंड क्लीन। उसके वेस्ट कहाँ गए, वो इस फ्लूइड में एंटर हो गए। कैसे? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। और इसी तरह की मेम्ब्रेन्स आपको पता हमारी बॉडी में भी हैं, पेरिटोनियल कैविटी में। हम उसी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हुए ये काम कर लेते हैं, उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कह देते हैं। लेकिन इसमें मेन जो फंक्शन है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है। ये देखें, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल क्यों मैं कह रहा हूँ, ये यूरिया को, वेस्ट को अलाउ करेगी, बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स को फ्लूइड में जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। सो ब्लड फ्लूइड के साथ कभी मिक्स नहीं होगा। बीच में क्या आ रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलें जी। सर ये टॉपिक्स रटे हुए हैं बचपन में? जी बिल्कुल, बचपन से रटे हुए हैं। ये 10th में भी थे और अल्लाह अल्लाह भला करे आपका FSC में भी थे। ठीक है, चलें जी। आज हमने पढ़ना है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ह्यूमन होती है। ठीक है, ह्यूमन में जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैमल्स का डिस्कस कर लेते हैं। मैमल्स को बच्चों दो तरह का इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मैमल्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अडेप्टेशंस होती हैं। दोनों तरह के इन्वायरमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ। कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर क्या अडेप्टेशंस होंगी और वार्म इन्वायरमेंट के अंदर किस मैमल की कौन सी अडेप्टेशन होगी। तो बच्चों दिस इज़ द कोल्ड टेम्परेचर। हमने देखना है कि सर्दियों के अंदर किस मैमल में क्या थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी होगी और वार्म टेम्परेचर के अंदर उस मैमल की क्या थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी होगी। ये दो ही तरह के हमारे मौसम होते हैं। ठीक है, सर्दियाँ और गर्मियाँ। पहले हम सर्दियों में देखते हैं क्या कुछ होने जा रहा है। सर्दियों के अंदर स्टूडेंट्स जो मैमल्स हैं वो अपनी हीट को बचाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है सर्दियों में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जब वो उसको हीट नहीं मिलती तो वो हीटर चलाता है, कुछ भी करता है। सारा जो मेन फोकस है ना वो दो चीज़ों पे होता है बच्चों। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर दो चीज़ों पे फोकस होगा। नंबर एक हीट प्रोडक्शन और नंबर 2 हीट की कंजर्वेशन। हीट को बनाना भी है और हीट को महफूज भी करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हीट प्रोडक्शन कैसे होगी, हीट बनाई कैसे जाएगी। ठीक है, सो हीट को बनाने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कई मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोजेनेसिस है। थर्मोजेनेसिस, थर्मो का मतलब हीट और जेनेसिस का मतलब हीट पैदा करनी है। जेनेसिस मीन पैदा करना। अब किसी को सर्दी लग रही है तो वो हीट पैदा करेगा ना, ताकि उसको सर्दी ना लगे, उसकी बॉडी में हीट पैदा हो। ठीक है, तो हीट पैदा करने के लिए कई टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल पहली हीट पैदा करने का तरीका है बाय शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब शिवरिंग का मतलब क्या है? शिवरिंग कहते हैं, वैसे कांपने को कहते हैं, लेकिन यहाँ शिवरिंग से मुराद मूवमेंट्स हैं जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से आती हैं। थैंक यू। अब ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ ने मुझे कहा कि आप बहुत बुरे लग रहे हैं तो ये ज़रा सही कर लें। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट पैदा होगी। और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट कैसे पैदा हो सकती है? सब लोग कमेंट करेंगे बाय मसल कॉन्ट्रैक्शंस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कैसे होती है? बाय मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जल्दी से मैसेज करें। शिवरिंग जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसलन आप भागते हैं, दौड़ लगाते हैं,
जब आप दौड़ लगाते हैं, भाग रहे होते हैं और हैवी काम कर रहे होते हैं, या लेडी स्टाफ झाड़ू लगा रही होती है, तो उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, उनके मसल्स में मूवमेंट्स पैदा हो रही होती हैं, सो उससे जो हीट पैदा होती है, कुछ देर के बाद आप कहते हैं जी मैं वार्म अप हो गया हूँ, कहते हैं कि नहीं, यस और नो, कहते हैं कि नहीं, आप वार्म अप हो जाते हैं, भागने के बाद वार्म अप हो जाते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद या खेलने के बाद या बहुत ज़्यादा घर का काम करने के बाद, वो जो वार्म अप आप हुए हैं वो क्यों हुए हैं? वो आपकी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन की वजह से हुए हैं। सो ये हीट पैदा क्यों हुई है? ये हीट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पैदा हुई है, मसल्स के अंदर हीट पैदा हुई है। इस तरह की हीट की प्रोडक्शन का नाम है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और सम टाइम हार्मोन्स आपके अंदर हीट पैदा करवाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बाय हार्मोन्स। और सारे लोग कमेंट करें एमसीक्यूज़ में, मैं आपको बता रहा हूँ हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व है हीट पैदा करवाने में। थायरॉक्सिन हार्मोन इन्वॉल्व है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है। सारे लोग जल्दी से थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम मेंशन करें। थायरॉक्सिन हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन हीट प्रोडक्शन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन आर इन्वॉल्व या इज इन्वॉल्व, थायरॉक्सिन हार्मोन इज इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन। जल्दी से बचो, ठीक है। ये तो ह्यूमंस के लिए स्पेशल है, लेकिन कुछ मैमल्स के अंदर एक्स्ट्रा ब्राउन फैट होती है। ब्राउन फैट क्या करती है? ये रैपिड हीट पैदा करती है। अगर आपको इंस्टेंट फ़ौरन से ऑर्डर पे हीट पैदा करवानी है तो ब्राउन फैट के ज़रिए पैदा होगी। हाँ जी बच्चों, लिखें, अभी तक नहीं लिखा, लिख रही है, वेरी गुड। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन इज इन्वॉल्व, शाबाश, इन हीट प्रोडक्शन। तो ये कौन सी थर्मोजेनेसिस हुई? शाबाश। ये थर्मोजेनेसिस कौन सी है? एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी थर्मोजेनेसिस है, शिवरिंग है या नॉन शिवरिंग है? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, शाबाश, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। ये एमसीक्यूज याद हो गया आपको? शाबाश, नॉन शिवरिंग, नॉन शिवरिंग, नॉन शिवरिंग, शाबाश। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन है जी आपका, ब्राउन फैट किस में होती है? ब्राउन फैट वैसे बेटे आपकी जो है ना बुक में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें, नेकेड मोल रैट्स होते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। और इसको आमतौर पर हम बैट कहते हैं, ठीक है, बैट। अब बैट क्या है जी? बैट इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वो जो चर्बी होती है ना, वो जो फैटी लेयर होती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, उसका नाम है बैट। और ये आमतौर पर मौजूद होती है रैट्स वगैरह के अंदर, जैसे कि नेकिड मोल रैट्स होते हैं, स्पेशल रैट्स की एक टाइप है, उनके अंदर ये वाले ब्राउन फैट पाई जाती है और ये हीट पैदा करने के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा ये तो हीट पैदाइश के अंदर, ये हीट को पैदा करने में इन्वॉल्व है। सम टाइम हीट को पैदा नहीं किया जाता, जो पैदा हुई हुई हीट है उसको कंजर्व किया जाता है। कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? तो कंजर्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन।
वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुने। वैजो मीन वेजल, कॉन्स्ट्रिक्ट मीन सुकड़ जाना। स्किन के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं, ध्यान से देखें, इस डायग्राम को बुक पे बना लें। ये सुकड़ जाएंगी बच्चों, इस तरह से ये सुकड़ जाएंगी। जब ये सुकड़ जाएंगी वेजल्स, जो ब्लड वेजल स्किन की हैं, ये स्किन में होंगी हमेशा। स्किन की ब्लड वेजल इस तरह से सुकड़ जाएंगी, सो उनमें ब्लड फ्लो कम होगा। इस तरह से होने के बाद लो फ्लो ऑफ ब्लड, ये मेंशन करें, लो फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। वैजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड फ्लो लो होगा। जब ब्लड फ्लो लो होगा तो हीट लॉस स्किन के ज़रिए कम से कम होगी। जब हीट लॉस नहीं होगी तो हीट महफूज होगी। पहले पता होना चाहिए आपको कि हीट स्किन के ज़रिए लॉस होती है। स्किन में हीट ब्लड के ज़रिए आती है। ब्लड स्किन की ब्लड वेजल्स में आ जाता है, और जब स्किन की ब्लड वेजल्स सुकड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, पतली मीन उनमें जगह कम होती है, तो कम ब्लड आता है। ब्लड कम आएगा तो वो हीट कम लॉस करेगा, हीट को महफूज किया जाएगा। ऐसे ब्लड वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। आर्टरीज होंगी, फिर उनके नतीजे में कैपिलरीज भी जो है ना वो हैं, क्या नाम है, उनके अंदर ब्लड कम आएगा। आर्टरीज के अंदर मसल्स होते हैं, उन आर्टरीज के मसल्स में हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में कैपिलरीज तक ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम जाएगा तो हीट ज़ाया नहीं होगी, हीट ज़ाया नहीं होगी तो हीट महफूज रहेगी, ठीक है। सो लो फ्लो ऑफ ब्लड, सो लेस हीट लॉस। हीट लॉस नहीं हुई तो हीट महफूज रही। ये पहला तरीका है हीट को बचाने का। दूसरा तरीका जो है ना फैटी लेयर है। फैटी लेयर, ये जो हमारी फैटी लेयर है, लेयर ऑफ फैट है स्किन के बिल्कुल नीचे, वो भी इंसुलेशन का काम करती है। लेयर ऑफ फैट कहाँ पे? स्किन के नीचे। स्किन के नीचे जो फैटी लेयर है, जो तकरीबन सारे मैमल्स में होती है, वो फैट क्या काम करती है? इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन यानी वो हीट को कंडक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हीट लॉस नहीं होता। उसके बाद और क्या हो सकता है? कुछ मैमल्स के अंदर स्पेशल किस्म की फैटी लेयर होती है, जैसे मैमल्स हैं उनके पास बहुत थिक किस्म की लेयर होती है, उसको हम ब्लबर कहते हैं। ब्लबर और फैटी लेयर में फ़र्क ये है कि ब्लबर बहुत थिक होती है। कभी आपने वेल देखा हो, सील देखा हो, सील नेशनल जियोग्राफिक चैनल में आता है, उस जानवर के स्किन के नीचे बहुत मोटी ब्लबर होती है, ये भी फैटी लेयर है। ये मैराइन मैमल्स के अंदर होती है। ये कहाँ होती है? मैराइन मैमल्स के अंदर। मैराइन मैमल्स की एग्जांपल आपको बताई कौन कौन सी? ये एमसीक्यू में याद करें, वेल्स और सील्स। सील और वेल। बच्चों वेल फिश नहीं है, यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हुई, वेल फिश नहीं है और सील भी फिश नहीं है। इनको बहुत ठंडे पानी में जाके रहना पड़ता है, समुद्र में। सो इतने ठंडे पानी के अंदर ये मर ना जाए, इतना कोल्ड टेम्परेचर ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? सो अल्लाह ने इनकी स्किन के नीचे एक बहुत मोटी खाल है इनकी, जिस मोटी खाल में बहुत मोटी फैटी लेयर है, जिसको ब्लबर कहते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों का जो है ना हीट कंजर्वेशन के तरीके हो गए। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, जैसे आप लोगों ने गूसी बम्स पढ़े थे, ठीक है, पीलेज पढ़े थे आपने, ठीक है, लेकिन वो गर्मियों के अंदर होते हैं, वो गर्मियों की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर्दियों के लिए इतनी चीज़ें ही होती हैं, ठीक है बच्चों। सर्दियों के अंदर यही मेन चीज़ें हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं उनमें मोस्टली वैजो कंस्ट्रिक्शन और फैटी लेयर होती है, और मैराइन जो मैमल्स हैं, समुंदर में रहने वाले मैमल्स में, यानी वेल इज़ अ मैमल, सील इज़ अ मैमल, इन मैमल्स के अंदर ब्लबर है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज़ इट क्लियर? सो तमाम लोग कमेंट्स करेंगे, ब्लबर इज़ प्रेजेंट इन वेल्स एंड सील्स। ब्लबर इज़ प्रेजेंट इन वेल्स एंड सील्स। जल्दी से कर दें, मिनट मारें, शाबाश। ब्लबर इज प्रेजेंट इन वेल्स एंड सील्स। सर फिर ये गर्मी को कम करने के लिए ठंडे पानी में रहती है? नहीं बेटे, ये ठंडे पानी में रहती हैं तो बेचारे, अच्छा जी, जल्दी से मैसेज करें, शाबाश। वैजो कंस्ट्रिक्शन वैजो डायलेशन से समझ आ जाएगा।
वार्म टेम्परेचर के अंदर अगर गर्मी ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा जी बेटा, गूसी बम्स विंटर में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए जी, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने सर्दी गर्मियाँ कह दिया था, नहीं सर्दियों में ही होते हैं। ओके ओके हो गया। वार्म टेम्परेचर में क्या करेंगे, वार्म टेम्परेचर में हीट की प्रोडक्शन को रोकेंगे भी, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हीट को ज़ाया करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज लॉस, हीट लॉस, हीट लॉस करने से ही बात बनेगी, हीट लॉस करने से ही सारे काम होंगे। सो इसको ज़रा दरमियान में लिखें। वार्म टेम्परेचर में आप कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, या मैमल कैसे ज़िंदा रह सकता है, गर्मी लग रही है ना, तो गर्मियों में हीट को ज़ाया करना पड़ेगा। जी बेटे आपने गर्मी में कहा था, मैंने ठीक बता दिया बेटे, मुंह से निकल गया था। तो हीट लॉस, हीट लॉस करने से ही वार्म टेम्परेचर में बचत होगी, वरना बचत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दे विल डू वैसोडाइलेशन, दे विल डू वैसोडाइलेशन। अब आपको वैसोडाइलेशन समझाऊंगा तो साथ ही आपको कंस्ट्रिक्शन दोबारा समझ आ जाएगी। वैसो मीन ब्लड वेसल, डायलेट मीन फैल जाना। अगर स्किन की ब्लड वेसल्स का डायमीटर इतना है तो वो डायलेट मीन फैल जाएंगी, उनके मसल्स जो है ना वो उसको फैला देंगे, उनका डायमीटर अंदर से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, मोर फ्लो ऑफ ब्लड। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुने बच्चों, ये मेरी स्किन है, ये मेरी स्किन है, अगर आपने एनिमेशन मेरी अच्छी तरह देख ली तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों ये देखें, ये स्किन है, बाकी बच्चे मैसेज करें, गर्मियों में वैसोडाइलेशन होगी, स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स फैल गई हैं, उनके अंदर ब्लड ज़्यादा आ रहा है, जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो ब्लड चलें जी, आवाज़ ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, स्किन में जो आउटर लेयर है, ये स्किन के अंदर जो लेयर, आउटर लेयर कह रहा हूँ, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स बच्चों डायलेट कर गई, फैल गई, ज़्यादा ब्लड आया, ब्लड के अंदर से हीट लॉस होगी। अब सर्दियों में उलट होगा, ये जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं ये सिकुड़ जाएंगी ताकि ब्लड ना आए, ब्लड नहीं आएगा तो हीट ज़ाया नहीं होगी, ब्लड आएगा तो स्किन से हीट ज़ाया हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सो अब जो है ना आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, वैसोडाइलेशन से सारा ब्लड फ्लो कहाँ आएगा, टूवर्ड स्किन। सो मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड स्किन, ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, मोर ब्लड फ्लो, मोर हीट लॉस, मोर ब्लड फ्लो टू स्किन, मोर हीट लॉस फ्रॉम स्किन। और वैसो कंस्ट्रिक्शन में जो स्किन की वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड फ्लो कम हुआ स्किन की तरफ, तो स्किन से हीट लॉस भी कम होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस। इससे हीट लॉस जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और इससे हीट लॉस बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो मैंने बता दिया बेटे। उसके बाद दूसरी चीज़ है एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेटिव कूलिंग के ज़रिए गर्मियों के अंदर ठंडक पैदा की जाएगी। अब ये काम कैसे हो सकता है, ये काम इंसानों के अंदर स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए होता है, इंसानों के अंदर स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए होता है, जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन कहते हैं, और डॉग्स वगैरह के अंदर ये पैंटिंग के ज़रिए होता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक। एमसीक्यूज आएगा कि पैंटिंग कौन से ट्रैक के ज़रिए, कौन से ट्रैक के ज़रिए एवापोरेटिव कूलिंग करती है, और ये काम आमतौर पर डॉग्स के अंदर पाया जाता है। डॉग्स मैमल्स हैं, यस। उसके अलावा एवापोरेटिव कूलिंग सलाइवा के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए भी होती है।
ठीक है, जहाँ जहाँ वाटर या वाटर के आसार होते हैं उन सब के ज़रिए एवापोरेटिव कूलिंग हो सकती है, और ये काम बैट्स के अंदर होता है आमतौर पर। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, ये काम आमतौर पर जनरल मैमल्स जो हैं उनमें होता है, स्पेशली ह्यूमन में। पैंटिंग का जो प्रोसेस है, इट इज़ द एवापोरेटिव कूलिंग बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये काम डॉग्स में होता है। सलाइवा और यूरिन के ज़रिए जो एवापोरेटिव कूलिंग है वो किस में होती है? चमगादड़ों में। वो भी क्या है? मैमल्स हैं। सो ये चीज़ें याद कर लें। पैंटिंग डॉग्स के अंदर, सलाइवा और यूरिन में जो एवापोरेटिव कूलिंग होगी, समटाइम आपने देखा हो कि सलाइवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उससे हीट लॉस हो रही होती है, एवापोरेशन हो रही होती है। और ये जो डॉग्स होते हैं, आपने कभी इनको मुंह खोलकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए देखा है? ये क्या कर रहे होते हैं उस टाइम? आपने देखा है कि नहीं? डॉग्स को मुंह खोल के सांस लेते हुए ज़ोर ज़ोर से देखा है या नहीं? वो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एवापोरेशन। हाँ जी, बताओ ज़रा जल्दी से, जल्दी से बताओ। डॉग्स को मुंह खोलकर सांस लेते हुए देखा होगा आप लोगों ने। वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और रेस्पिरेशन के ज़रिए वो एवापोरेटिव कूलिंग कर रहे होते हैं। उनसे, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक से एवापोरेशन हो रही होती है, एवापोरेशन से उनकी बॉडी में कूलिंग पैदा हो रही होती है। और ये बात आप लोगों ने 2 साल पहले पढ़ी होगी। सारे लोग मैसेज में लिखें एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। वो एवापोरेशन बेशक स्वेट की हो, बेशक रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए हो वाटर की, बेशक सलाइवा में से एवापोरेशन हो, बेशक यूरिन में से हो, कहीं से भी एवापोरेशन होगी, इट कॉजेज कूलिंग, इट कॉजेज कूलिंग। ठीक है, डॉग अपनी जुबान बाहर निकालता है, वही तो बताया, वो बाहर निकाल के तेज से सांस लेके एवापोरेटिव कूलिंग कर रहा होता है। ठीक है, एवापोरेटिव कूलिंग कर रहा होता है, और इस एवापोरेटिव कूलिंग को पैंटिंग कहते हैं जो डॉग्स में है। यही पैंटिंग है, वो जो मुंह खोल के कर रहा होता है ना, वही पैंटिंग होती है। वो सांस ले रहा होता है तेजी से, एवापोरेटिव कूलिंग कर रहा होता है, उसी को पैंटिंग कहते हैं। उससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, कूल हो जाता है। तो मुख्तलिफ मैमल्स के अंदर आपको मैंने ये बात बताई। उसके अलावा मैरीन मैमल्स के अंदर, मैराइन मैमल्स के अंदर वार्म टेम्परेचर में, वार्म टेम्परेचर जो है वो कैसे कंट्रोल होगा? उनसे हीट डिसिपेट हो जाएगी, हीट को ज़ाया किया जाएगा। वो जो समुद्री पानी है उसमें हीट को लॉस कर दिया जाएगा बाय द ब्लड। वो सिंपल सा तरीका। टेरेस्ट्रियल मैमल्स में जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? सर आजकल इतनी गर्मी है, डॉग के इंसान भी मुंह खोले घूमते हैं। बेटे आप अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा जी, स्क्रीन शॉट लेना नहीं बेटे, स्क्रीन शॉट ना लिया करें, खुद लिखा करें। ठीक है, चलें आज ले लें, नेक्स्ट टाइम खुद लिखा करें। ये लें, इतनी देर के लिए स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलें, मैमल्स के बाद स्पेशल केस है ह्यूमन का। ह्यूमन के अंदर आपको मैंने बताया वैसोडाइलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन दोनों चीज़ें हैं, और गर्मियों के अंदर उनमें एवापोरेटिव कूलिंग है बाय स्वेट ग्लैंड्स। और उसके अलावा ह्यूमंस में जो, अगर मैं इस पूरे टॉपिक में से ह्यूमन के पॉइंट्स को निकालूं तो सर्दियों में मुझे मिलेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन मिलेगा सर्दियों के लिए, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मिलेगी, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ह्यूमन के लिए मिलेगी। गर्मियों में ह्यूमन के लिए मुझे मिलेगा वैसोडाइलेशन, उसके अलावा मुझे मिलेगा, बेटे बर्ड्स को छोड़ दें, हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, टॉपिक मैमल्स है, बर्ड्स पे ना जाएं आप, मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स और बर्ड्स आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। हमारा टॉपिक मैमल्स है, बर्ड्स में से सवाल नहीं आना आपको। ठीक है, जवाब दे दिया। बैट बैद में मैंने बताया बेटे ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जिसको आपकी बुक में ब्राउन फैट लिखा हुआ है। ठीक है, चलें, तो सर्दियों में ह्यूमन में से हमारे पास जो टॉपिक निकले वो क्या निकला?
क्या निकला, हाँ फैटी लेयर मिली स्किन के अंदर, स्किन के नीचे फैटी लेयर, वैसो कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके अलावा वार्म टेम्परेचर में ह्यूमन क्या करता है, एवापोरेटिव कूलिंग बाय स्वेट ग्लैंड्स और वैसो डायलेशन करता है। अब ये काम कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर, मैकेनिज्म क्या है बच्चों, थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमन के अंदर मैकेनिज्म बड़ा प्यारा है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। किस तरह से ऑटोमेटिकली ये काम कंट्रोल हो रहा होता है। याद रखिए ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है ना एवरेज, वो 37 नहीं होता, ठीक है, वो भी मैं आपको भी साबित करता हूँ। ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, सपोज करें कितना होता है 36.1 से लेके 37.8 डिग्री तक ये हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब सम टाइम इम्बैलेंस आ जाता है, इम्बैलेंस कैसे आता है जी, ये टेम्परेचर जो है ना ये नॉर्मल टेम्परेचर से जो है ना बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो इंक्रीज हो गया, सपोज करें इंक्रीज हो गया टेम्परेचर 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, इस तरह गर्मियों के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है और आपको जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो ये बच्चों स्टिमुलस है, ये क्या है, स्टिमुलस है जो कि इंक्रीज टेम्परेचर है। ये दो केसेस में हो सकता है, या तो ये टेम्परेचर इंक्रीज एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है, या ये टेम्परेचर इंक्रीज गर्मियों की वजह से हो सकता है, सराउंडिंग की वजह से हो सकता है। सो किसी भी वजह से इंक्रीज करे टेम्परेचर तो क्या होगा, सबसे पहले मैसेज चला जाएगा आपके दिमाग को। दिमाग में अल्लाह ने एक थर्मोस्टेट फिट किया हुआ है, उस थर्मोस्टेट का नाम है हाइपोथैलेमस। ये बात सारे लोग कमेंट कर दें। आपको पता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर जो है ना ये हाइपोथैलेमस है। सब लोगों को पता है हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट से क्या मुराद है, ये टेम्परेचर के लिए रेगुलेशन करता है, थर्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है। कहाँ पे है बच्चों, दिस इज द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को स्टेट मीन स्टैटिक रखता है, और ये कहाँ पे है, दिस इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। सो ऑल ऑफ यू विल कमेंट, इतना गंदा क्यों लिखा जा रहा है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेट है। इस तक मैसेज पहुंच गया कि भाईजान गर्मी है, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचा कि क्या हो चुकी है, गर्मी हो चुकी हुई है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कूलर चलाने की कोशिश करेगा, कूलिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा। इट विल स्विच ऑन कूलिंग मैकेनिज्म। सो कूलिंग मैकेनिज्म कौन कौन से होंगे, मतलब ये एसी चला देगा, एसी चला देगा। अब अल्लाह ने आपकी बॉडी में मुख्तलिफ कूलर रखे हुए हैं, उन तक मैसेज जाएगा, मसलन ब्लड वेजल्स को मैसेज जाएगा कि आप डायलेट कर जाएं, तो वो डायलेट कर जाएंगी ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो स्किन की तरफ हो जाए, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज जाएगा कि आप एक्टिवेट हो जाएं, स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज जाएगा एक्टिवेट हो जाएं, तो वो एक्टिवेट होने के बाद स्वेट बनाना शुरू कर देंगे, स्वेट एवापोरेट होगा और वो वेजल्स में से जो ब्लड है उसकी को लेके उड़ता चला जाएगा। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नतीजे में एवापोरेटिव कूलिंग होगी, एवापोरेटिव कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एवापोरेटिव कूलिंग। जब एवापोरेटिव कूलिंग थोड़ी देर के लिए होगी और आप पंखे के नीचे वापस आएंगे तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके नतीजे में आपका टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा दोबारा से, तो कभी आपने नोट किया आपका जो पसीना आया हुआ था, जो स्वेट आया हुआ था, वो सूख जाता है। मसलन आप बाहर गए, बहुत ज़्यादा गर्मी में, उस सराउंडिंग की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा,
बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो मैसेज किसको गया, एमसीक्यू में याद रखना है, सिग्नल जाएगा थर्मोस्टेट को। कैसे, हमारी स्किन के अंदर आपको पता है रिसेप्टर्स होते हैं टेम्परेचर के, उन रिसेप्टर्स के जरिए प्रोसेसर को, कोऑर्डिनेटर को, थर्मोस्टेट को मैसेज जाएगा और ये फिर एक ऑर्डर इफेक्टर्स को भेजेगा। ये इफेक्टर कूलिंग मैकेनिज्म इन कूलर चलाएंगे और जब तक आप बाहर रहेंगे आपको पसीना आता रहेगा और एवापोरेटिव कूलिंग होती रहेगी। लेकिन जब आप वापस घर आएंगे, पंखा ऑन करेंगे, तो जब आपका पसीना सूखना स्टार्ट हो जाएगा, तो कभी आपने सोचा वो पसीना क्यों सूखता है? वो इसलिए सूखता है कि जब आप घर वापस आ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से थर्मोस्टेट आपका ऑटोमेटिकली उस कूलिंग मैकेनिज्म को बंद कर देता है। आपकी बुक में स्विच ऑफ लिखा है कि शट्स ऑफ लिखा है? शट्स ऑफ, शट्स ऑफ लिखा है। जिस तरह मैं आपको कहता हूं जी अपने मुंह बंद कर लें, शट ऑफ कर लें, देन थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म। जैसे ही थर्मोस्टेट कूलिंग मैकेनिज्म को बंद कर देता है आपको पसीना आना रुक जाता है, पसीना बिल्कुल खुश्क हो जाता है और आप लोग फिर से इजी फील करते हैं। दोबारा एक्सपेरिमेंट करें, बाहर जाएं, सख्त गर्मी के अंदर पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों आएगा? कि थर्मोस्टेट ने ऑर्डर भेजा है स्वेट ग्लैंड्स को, भाईजान पसीना बनाओ और एवापोरेटिव कूलिंग करो। और जब वो कूलिंग हो जाएगी आप वापस घर आ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होने लगेगा 37.8 से 37.7, 37.6, 37.54, 37 हो जाएगा ना, तो आपका थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली शट ऑफ, बंद कर देगा कूलिंग मैकेनिज्म को। जैसे हम लोग जब एसी चलाते हैं और बहुत ठंड लगना शुरू हो जाए, एसी बंद करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक एसी बंद किया जाएगा। कितना खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह ताला का। और फिर आप कहेंगे जी मेरा पसीना खुश्क हो गया। वो क्यों खुश हुआ? शट ऑफ हो गया। ठीक है, शर्ट्स ऑफ, ला हौला वला कुव्वता। बेटे बुरी बातें ना करें, मैं आप लोगों को जो है ना फिर ये जितनी मिली हुई है ना क्या कहते हैं उसको, आज़ादी, ये बंद करवा देंगे। ठीक है, बुरी बातें ना करें। शर्ट्स ऑफ, तो शट ऑफ हो गया जी। ठीक है, इसके साथ ही आपको कहते हैं जी शट ऑफ, ताकि आपको पता चले इस तरह की बात नहीं करनी। तो स्किन ने क्या किया है, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ये स्किन से ही मैसेज गया। तो स्किन बेसिकली थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रही है, क्योंकि स्किन के ही वेसल डायलेट कर रहे हैं, स्किन में ही मौजूद है स्वेट ग्लैंड। अब उल्टा कर लें, सम टाइम इसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है नॉर्मल से। डिक्रीज्ड टेम्परेचर ये क्यों होता है? सराउंडिंग की वजह से। आप कोयटा चले गए, मरी चले गए, मरी में इतनी ठंड होती है, इतनी सराउंडिंग में ठंड होती है कि उन सराउंडिंग में ठंड की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। तो फिर से मैसेज किसके पास जाएगा? सबको पता है मैसेज जाएगा थर्मोस्टेट के पास। ये थर्मोस्टेट, अब मैं दोबारा थर्मोस्टेट नहीं लिख रहा। थर्मोस्टेट क्या करेगा? थर्मोस्टेट विल शट ऑन नहीं, स्विच ऑन वार्मिंग मैकेनिज्म। अब सर्दियां लग रही है, सर्दी लग रही है, तो वो वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन कर देगा। इस वार्मिंग मैकेनिज्म में दो तरीके हैं, एक हीट पैदा की जाएगी और एक हीट को कंजर्व किया जाएगा। हीट पैदा करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या होगा, थर्मोजेनेसिस होगी, थर्मोजेनेसिस होगी, जिसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग। उसके अलावा ब्लड वेजल्स को मैसेज जाएगा स्किन की कि आप कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर आपको पता है स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं, स्केलेटल मसल्स, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में थायरॉक्सिन इन्वॉल्व है। वैसोडाइलेशन ब्लड फ्लो को कम करेंगे। इन दोनों से क्या होगा, आपका टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो कम हुआ था ना ठंड की वजह से 36.9, 36.8, 36.76, अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस, दोबारा से नॉर्मल हो गया। टेम्परेचर इंक्रीजेस कब तक? नॉर्मल सेट पॉइंट तक। और नॉर्मल तक जैसे ही आया तो थर्मोस्टेट अगेन क्या करेगा? थर्मोस्टेट अगेन शट्स ऑफ, अगेन बंद कर देगा। अब क्या बंद करेगा? अब वो वार्मिंग मैकेनिज्म बंद करेगा। शट्स ऑफ वार्मिंग मैकेनिज्म, टेम्परेचर नॉर्मल।
सो टेम्परेचर बिगड़ा, लेकिन थर्मोस्टेट ने टेम्परेचर को कंट्रोल करके जो मैकेनिज्म ऑन किए थे उसको शट ऑफ कर दिया। तो अब टेम्परेचर जो है ना आपका बिगड़ नहीं सकता। आप जो है ना वो थर्मोस्टेट के ज़रिए अपने टेम्परेचर को रेगुलेट रख सकते हैं। ठीक है जी। तो शट्स ऑफ हो गया मैकेनिज्म। जब तक शट्स ऑफ नहीं हुआ, अब इसकी मैं लाइव मिसाल देता हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो क्या होता है, आप कांपना शुरू कर देते हैं। कभी कभी नोट किया, यस और नो? ये साइक्लिक डायग्राम मुझे आज समझ आया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बच्चों, जब सर्दी लगती है कांपना शुरू करते हैं कि नहीं, यस और नो? ये स्टिमुलस है बच्चों, ये स्टिमुलस है, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ बिगिन हेयर, और ये इधर स्टिमुलस है और बिगिन हेयर, दो तरह के स्टिमुलस हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो आपकी बॉडी इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपकी बॉडी डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। हाँ जी, देखा है ना, कांपते हैं, वो कांपते हैं। बताओ उस कांपने से क्या हो रहा होगा? अब आपको देखते हैं, आप कितने बड़े सियाने हैं। उस कपकपाहट से क्या हो रहा होगा? यस, शिवरिंग। उससे शिवरिंग हो रही होगी और आपकी हीट पैदा हो रही होगी। फिर आप जब कंबल ले लेते हैं तो वो कपकपाहट रुक जाती है। रुकने का मतलब ये है कि थर्मोस्टेट ने वार्मिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर दिया, वार्मिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर दिया, और वैसो कंस्ट्रिक्शन से हीट लॉस रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, रोका जाएगा हीट के लॉस से। ठीक है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? तो जब तक आपको पसीना आ रहा था इसका मतलब आपके कूलिंग मैकेनिज्म ऑन है। जब पसीना खुश्क हो गया मतलब कूलिंग मैकेनिज्म शट ऑफ हो गए। जब तक आप कांप रहे थे तब तक वो शिवरिंग चल रही थी, ठीक है। और जब कपकपाहट बंद हो गई इसका मतलब थर्मोस्टेट ने शिवरिंग यानी थर्मोजेनेसिस और वार्मिंग मैकेनिज्म्स को शट ऑफ कर दिया। आज मुझे भी पहली मर्तबा समझ आया। चलो बच्चों, फिर रिव्यूज में ये बातें जो है वो लिखनी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका, एक आपसे क्वेश्चन है। जिस वक्त वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, इस तरह ब्लड का जो फ्लो है वो स्किन में कम हो जाता है, तो फिर ब्लड जाता कहाँ पे है? ब्लड निकलता बॉडी से बाहर तो नहीं निकलता, ब्लड कहाँ जाएगा? फ्लो कम हो गया, ठीक है, फ्लो कम हो गया, स्किन में ब्लड फ्लो कम है, स्किन में कम आ रहा है ब्लड। अब बताओ ब्लड जा कहाँ पे रहा है? क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाँ जी, सवाल का जवाब दे। एमसीक्यू है कि जब वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन है ना, मोटी वाली ब्लड वेसल पतली हो गई है, पतली मीन कंस्ट्रिक्ट हो गई है, वो पतली जान के समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये कंस्ट्रिक्शन से ब्लड का फ्लो स्किन में कम है, स्किन में ब्लड कम आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है? हाँ जी, गूसी बम्स है जी बेटे, गूसी बम्स होता है, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो अडेप्टेशंस में जिक्र है, ठीक है, पीलेज वगैरह में, पीलेज कहते हैं उसको, पीलेज। हाँ जी, कहाँ जा रहा है? इनर बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है। जो बॉडी ऑर्गन्स अंदर है ना, ठीक है, डीपर है, डीपर मीन अंदर की तरफ, गहरे हैं, दिल है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे ब्लड जा रहा होता है, डीपर बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा होता है, ठीक है। कहाँ जा रहा होता है? डीपर ऑर्गन्स में। कहाँ जाता है? शाबाश, इनर ऑर्गन्स कह लें या डीपर ऑर्गन्स कह लें, ठीक है, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा होता है, स्किन में कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी आपको क्लियर होगा। तो ये मेन प्रोसेस आपको, अच्छा, एक जगह आपकी बुक में 36.1 से लेके 37.8 लिखा हुआ है, एक जगह आपकी बुक में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, 36 से 38 डिग्री आपका जो है ना वो टेम्परेचर होता है बॉडी का। मीन 36 तक हो सकता है और 38 तक हो सकता है, इनकी एवरेज लेंगे तो 37 हो जाएगा। ये नैरो रेंज है, ये नैरो रेंज है, लेकिन डायग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर 36.1 से लेके 37. सर मेरा जवाब दें बेटे, दोबारा क्वेश्चन पूछें, आपका जो आपका क्वेश्चन नहीं मैं देख पाया। लें स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक है आपका पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, ठीक है। पायरेक्सिया समझ लें क्या होता है। अब आपने कहना है जी पायरेक्सिया
बुखार होता है, बिल्कुल ठीक है, पैरेक्सिया बुखार को कहते हैं। कभी सोचा है बुखार क्यों होता है? आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप देखते ही बता देंगे किसी को बुखार क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, तो समझना चाहते हैं कि बुखार क्यों होता है लोगों को? क्यों भाई? आप देखते ही किसी को बता दें कि जी आपको बुखार इसलिए हो रहा है। हाँ जी, बताऊं क्या नहीं? बट अब आउट ऑफ दी स्कोप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो इसकी तरफ ना जाएं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। हाँ जी, चलें सुने फिर। ये बच्चों एक ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर होता क्या है, इसका टेम्परेचर है इस वक्त थर्मोस्टेट ने रेगुलेट किया हुआ 37। इसके अंदर जो है ना एक बैक्टीरिया एंटर होता है या वायरस एंटर होता है। सपोज ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस इस बॉडी के अंदर एंटर होता है। जब ये वायरस अंदर एंटर होता है तो आपको पता है ना इसके अगेंस्ट कौन लड़ाई करता है? अभी पढ़ाया था इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के सेल्स जो इनके खिलाफ लड़ते हैं वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं। जैसे ही वायरस या पैथोजन कोई एंटर होता है या बैक्टीरिया, तो ल्यूकोसाइट्स तेज़ी से उसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ल्यूकोसाइट्स और पैथोजेंस मिलकर जंग के दौरान, आपको पता है ना लिम्फ नोड्स के ऊपर इनकी जंगें होती हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की और पैथोजेंस की, ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं दोनों मिलकर, जिन केमिकल्स का नाम है पैरोजेंस। ये केमिकल्स क्या करेंगे? ये केमिकल्स यहाँ से फ़ौरन भागते हुए थर्मोस्टेट के पास जाते हैं। थर्मोस्टेट आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो दिमाग में होता है, ठीक है, वो दिमाग में है। तो ये दिमाग में जाएंगे थर्मोस्टेट के पास, थर्मोस्टेट को जाके सारी सिचुएशन बताएंगे कि भाईजान जंग शुरू हो चुकी हुई है ल्यूकोसाइट्स की और किस चीज़ की, वायरसेस की या बैक्टीरिया की। थर्मोस्टेट ये सुनने के बाद फ़ौरन टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देता है, 37 से बढ़ा के 37.1, 37.2, 37.3, इस तरह ये बढ़ाता चला जो है वो जाता है, ताकि इन वायरसेस को, इन बैक्टीरिया को मारने में आसानी हो। और जब ये टेम्परेचर बढ़ता है ना तो बुखार हो जाता है। अब जैसे ही जो है बुखार हुआ, आप भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सोचता है कि कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा वायरस इसकी बॉडी में गया है जिसकी वजह से थर्मोस्टेट ने टेम्परेचर बढ़ाया। फिर वो आपसे सवाल पूछता है, गला तो नहीं ख़राब? मुंह खोलें। अगर तो गला ख़राब है तो वो समझ जाता है कि इसके गले में बैक्टीरिया मौजूद है, इसने गंदी चीज़ खाई है। फिर वो पूछता है खांसी तो नहीं हो रही? अगर खांसी हो रही होती है तो इसका मतलब लंग्स के अंदर, जो फेफड़े हैं उसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया। या अगर वो पूछता है कि कोई मसला है, कोई चोट है, कोई ज़ख़म आया, वहाँ से कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हुआ है। सो वो जो आपसे क्वेश्चन करता है कल क्या खाया, परसों क्या खाया, सुबह क्या हुआ, वो ये अंदाज़ा लगाता है कि इसने जो खाया उससे कौन सा बैक्टीरिया या वायरस इसकी बॉडी में जा सकता है, फिर उसके मुताबिक वो दवाई देता है। तो उसके सवालों का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये चेक करना होता है कि ये बैक्टीरिया या वायरस कौन सा है, कौन सा पैथोजन इसकी बॉडी में आया है जिसकी वजह से बुखार हो गया। तो सोचें अगर बुखार ना हुआ होता तो पता ही ना चलता कि बॉडी में वायरस कब जा रहा है, बैक्टीरिया कब जा रहा है और कब नहीं जा रहा। सो ये अल्लाह ताला की नेमत है कि जैसे ही कोई गंदी चीज़, कोई जरासीम, कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस बॉडी में जाता है तो बुखार से ये पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर जंग चल रही है। इसकी बॉडी के अंदर क्या चल रही है? जंग चल रही है। ठीक है, तो बताएं फीवर नेमत है क्या नुकसान है? बुखार हमारे लिए नेमत हुई क्या नुकसान हुई? और ये बुखार करवाने का जिम्मेदार हाइपोथैलेमस यानी थर्मोस्टेट है। और थर्मोस्टेट किसके ऑर्डर पे ये काम करते हैं? पैरोजेंस के। पैरोजेंस सिग्नल्स के तौर पे काम करते हैं। ये केमिकल्स कौन रिलीज करता है? जंग के वक्त पैथोजेंस और ल्यूकोसाइट से रिलीज होते हैं। हाँ जी बच्चों बताओ, ये जो बुखार हुआ ये इस लिहाज से क्या बना आपके लिए? नेमत हुआ ना। और इसके अलावा हीट की वजह से बैक्टीरिया को मारने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है,
हीट की वजह से मारने में भी आसानी हो जाती है। सो ये हमेशा नेमत ही होता है। हाँ, सम टाइम बुखार इतना बढ़ जाता है कि वो दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। उसमें रीज़न पीछे पैथोजन ही होता है। एक्चुअली वो पैथोजन आपको अंदर ही अंदर से इतना खोखला करता है कि आपका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा होता। फिर उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डीनेचरेशन से डेथ हो सकती है। इसलिए दवाई दी जाती है ताकि वो बैक्टीरिया मारे। और जब बैक्टीरिया मर जाते हैं ना तो टेम्परेचर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। टेम्परेचर खुद ब खुद कब ठीक हो जाता है? जब बैक्टीरिया मर जाते हैं। अगर आपने दवाई नहीं ली और आप 3 दिन में ठीक हो गए, इसका मतलब 3 दिन में आपके इम्यून सिस्टम ने सारे बैक्टीरिया मार दिए। तो जब बैक्टीरिया मर जाएंगे, वायरस मर जाएंगे, पैथोजन मर जाएंगे, तो टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो जब तक टेम्परेचर रहेगा इसका मतलब बॉडी के अंदर गड़बड़ चल रही है। और अगर ये गड़बड़ की इंडिकेशन ना हो तो इतनी ज़्यादा लोगों को डैमेज हो जाती है कि जब पता चलता है ना तब बहुत नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, चलें जी। सो बच्चों, अब आपने क्या करना है, ये टॉपिक तो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया। इंशाल्लाह आप लोग रिव्यूज़ भी देंगे। बाकी मैंने बताया आपको किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर आप लोग जो है ना वो खुद करेंगे। मैंने उसका रिव्यू दिया है शॉर्ट सा, ठीक है। लेकिन आप में अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो तमाम लोग कमेंट करें किडनी प्रॉब्लम्स रिवाइज करना है। क्या करना है? किडनी प्रॉब्लम्स रिवाइज करना है। तमाम लोग जल्दी से कमेंट करें, लिखें किडनी प्रॉब्लम्स रिवाइज करना है। हाँ जी, जल्दी से कर लो। टेस्ट है बेटे आज, टेस्ट जो है ना आज मैंने आपका नेफ्रॉन में से लिया, ठीक है। नेफ्रॉन में से आपका टेस्ट है आज। किडनी प्रॉब्लम्स रिवाइज करना, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कल आते ही किडनी प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। और जिसको कोई पॉइंट बुक का ना समझ आए वो फ़ौरन मुझसे कल पूछ ले, ठीक है। सो टेस्ट स्टार्ट होने लगा। टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो नेफ्रॉन में से हैं। ओके बच्चों, सो टेस्ट स्टार्ट होने लगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, कल मिलेंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।